सभी को नमस्कार। आदरणीय प्राचार्य महोदया, मेरे सभी शिक्षक साथियों एवं देश के भविष्य के निर्माता प्यारे विद्यार्थियों, 12 मई 2020 जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था एवं लॉकडाउन के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी सरकार आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रही थी, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने एक नए दृष्टिकोण की आधारशिला रखी। आत्मनिर्भर भारत एवं इस महान उद्देश्य को प्राप्त करने का एक माध्यम अनुसंधान एवं नवाचार। आज हम मोबाइल रखते हैं, मेड इन चाइना घड़ी पहनते हैं, मेड इन जापान गाड़ी खरीदते हैं, मेड इन कोरिया। इनके चलते हम आत्मनिर्भर भारत की स्थापना तभी पूरी कर सकते हैं जब हम अनुसंधान एवं नवाचार के माध्यम से उत्कृष्ट देशवासियों के सामने अपनी उत्कृष्टता रखेंगे। भविष्य में जब अकुशल श्रमिक की जगह हमारी मशीनें काम करेंगी, भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से होगा, तब हम अनुसंधान एवं नवाचार के माध्यम से कैसे अग्रणी बन सकते हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट रैंकिंग में आए। और विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे विद्यालय की स्नातकोत्तर शिक्षिका श्रीमती स्नेहलता मैम को कि वे आएँ और आज के विषय रिसर्च इनोवेशन एवं रैंकिंग पर विस्तार से प्रकाश डालेंगी। Good morning to all. Thank you Anjana ma'am, respected principal ma'am, to give such an opportunity to speak about the topic that is under National Education Policy 2020. So the topic that I am going to explain is research innovation for higher education institutes. This is the perspective through National Education Policy 2020. Myself Sneh, PGT Physics from our own school KVSPM होशंगाबाद। तो जो हमारे पेरेंट्स हैं और एजुकेटर्स हैं, हायर एजुकेशन को लेके हमेशा हमारे मन में बहुत ही शंकाएं रहती हैं। हायर एजुकेशन में बहुत डीप रूटेड मेंटल मॉडल्स हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम किस तरह की होनी चाहिए। तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है जो पहले से चलती आ रही है, उसमें हम क्या करते थे, अपने जो राइम्स होते थे उनको इंचैंट करते थे। हमारे बहुत से श्लोक्स थे जिनको हम लोग रट के याद करते थे। तो रोट लर्निंग मॉडल हमारी एजुकेशन सिस्टम का एक ड्रॉबैक है। एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिशन मॉडल्स किस तरह के हैं उसके बारे में भी हमें कई डाउट्स रहते हैं। एग्जामिनेशन रिजल्ट इक्वल इंटेलेक्ट, एग्जामिनेशन जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी इंटेलेक्ट से कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, इन चीज़ों को लेके मिलियंस ऑफ पेरेंट्स और एजुकेटर्स में इस तरह के डाउट्स हमेशा बने रहे हैं। सो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग कैंपेन टू emphasize the need for change to rebuild our ailing education system. Actually we can say the ailing education system. So the major problems in the present higher education system is a severe fragmented higher educational ecosystem, less emphasis on the development of cognitive skills and learning outcomes. जो हमारे learning outcomes हैं उन पे बहुत कम focus और बहुत कम emphasis दिया जाता रहा है। A rigid separation of disciples with early specialization and streaming of students into narrow areas of study. एक बहुत रिजिड सेपरेशन हुआ है। सेपरेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड आर्ट स्ट्रीम, इनके बीच में जो सेपरेशन है उसमें काफ़ी गैप है। और ये ऑप्शंस चूज़ करने का भी जो गैप है स्टूडेंट्स में अकॉर्डिंग टू मार्क्स हमेशा ही होता रहा है, जो कि एक बहुत रिजिड सेपरेशन है। Limited access particularly in socio-economical disadvantaged areas with few higher education institutes that teach in local languages. जो socio-economic backward people के जो स्टूडेंट बच्चे हैं उनको लिमिटेड एक्सेस होता है कॉलेज ज्वाइन करने के लिए, और हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को गांव से बच्चों को बाहर जाना पड़ता है या मेट्रो सिटीज़ में जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी बच्चे सब पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो हायर एजुकेशन है वो सिर्फ इंग्लिश में होती है, लोकल लैंग्वेज में नहीं होती है। तो कई जो बच्चे होते हैं वो उनकी जो मदर टंग के अलावा वो और कोई भाषा नहीं समझ पाते हैं। हिंदी इंग्लिश में जो उन्होंने पढ़ाई की उसके अलावा भी उनको प्रॉब्लम होती है हायर एजुकेशन को गेन करने में।
तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं प्रेजेंट हायर एजुकेशन सिस्टम। सो नाउ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि हमारी गवर्नमेंट ने दी, दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये पॉलिसी है, द पॉलिसी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन टू हायर एजुकेशन एज वेल एज वोकेशनल ट्रेनिंग इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया। So the future of higher education, NEP 2020 envisions a complete overhaul and re-energizing the higher education system. Now comes the main topic is research and innovation for higher education institutes. So in this slide I am going to explain you about the research. What is research? The definition of university will thus allow a spectrum of institutions that range from those that place equal emphasis on teaching and research, i.e. research intensive universities, those that place greater emphasis on teaching but still conduct significant research, i.e. teaching intensive universities. अब हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसकी डेफिनेशन सिर्फ होती थी टीचिंग इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क पे ध्यान नहीं दिया जाता था। अगर 100 बच्चे इनरोल हो रहे हैं, टीचिंग से रिलेटेड एकेडमिक से रिलेटेड काम कर रहे थे, बट रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, तो जाते जाते 100 में से 20 या 30 बच्चे रिसर्च की तरफ जाते थे। तो अब जो यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं वो दो तरह की बनेंगी, रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़ एंड टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़। एंशिएंट इंडिया में रिसर्च का पर्सपेक्टिव क्या था? हमारे पास इंडिया में वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स थे जैसा कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, और इन इंस्टीट्यूट्स ने मल्टी डिसिप्लिनरी हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स रखे ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, सो और इन यूनिवर्सिटीज़ ने हमें न्यूमरस ग्रेट स्कॉलर्स दिए जो कि उन्होंने वर्ल्ड नॉलेज में हर अलग अलग फील्ड्स में बहुत ही अच्छा योगदान दिया, जैसे कि मैथ्स में, एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी, मेडिकल साइंस एंड सो ऑन। नाउ रिसर्च पर्सपेक्टिव इंडिया का ये था कि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इंडिया ने क्रिएट किया इन द फील्ड ऑफ कल्चर एंड ऑल्सो फिलोसफी, कैटलाइजिंग क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च इन ऑल फील्ड्स थ्रू अ नेशनल रिसर्च फाउंडेशंस। हमारे पास नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्टिल तब भी था और अब भी है, जिसके ऊपर और ज़्यादा वर्कआउट किया जाएगा। These rich legacies to world heritage must not only be nurtured and preserved for posterity but also researched, enhanced and put to new uses through educational सिस्टम। हमारे पास जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन था उसने बहुत ही काम किया, लेकिन सिर्फ इसको उतने तक सीमित नहीं रखना है, इसको आगे भी हमें लेकर चलना है। अब जो NRF है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसके क्या गोल्स हैं उनको हम देख लेते हैं। NRF है दैट विल बी गवर्न इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से अलग उसकी गवर्निंग होगी, एक उसका रोटेशनल गवर्नर्स का बोर्ड होगा, उस गवर्नर बोर्ड में हमारे पास बेस्ट रिसर्चर्स भी होंगे और इनोवेटर्स भी होंगे अलग अलग फील्ड से। सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ साइंस फील्ड के स्टूडेंट्स ही, रिसर्चर्स ही उसमें काम कर रहे हैं, हर फील्ड के रिसर्चर्स उसके अंदर एनरोल होंगे। तो द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द NRF विल बी फंड कॉम्पिटिटिव पीयर reviewed grant proposals of all types and across all disciplines। जितने भी डिसिप्लिनरी हमारी स्टडीज़ हैं उन सब को फंड करना, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फंड करना, ये काम होगा NRF का। सेकेंड इज सीड, ग्रो एंड फैसिलिटेट रिसर्च एट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। जो भी हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो चल रहे हैं, उनको नए एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को प्लेस करना, ग्रो करना और उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना रिसर्च के फील्ड में। जो NRF हैं दैट विल एक्ट एज लाइजन बिटवीन रिसर्च एंड रिलेवेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज इंडस्ट्रीज। जैसा कि हम देखते हैं हमारे पास हमारे इंडिया में जो रेलेवेंट ब्रांचेस है गवर्नमेंट के, लाइक डिफेंस, हमारे पास जैसे डिफेंस सिस्टम है, रेलवे सिस्टम्स है, हम लोग स्टडी तो कर लेते हैं, पढ़ते हैं, बट स्टिल जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसको हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं वो स्पेसिफिक चीज़ बच्चों में क्लियर नहीं हो पाती है, तो उसी का एक लाइजन की तरह काम करेगा NRF। तो ये है NRF के कुछ प्रोसेसेस। NEP जो रिसर्च प्रोग्राम है वो किस तरह से लागू होगा, तो वो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फ्लेक्सिबिलिटी देंगे डिफरेंट डिज़ाइन और मास्टर प्रोग्राम्स को। अब तक हमें पता था कि जो प्रोग्राम है हमारा डिग्री कोर्स वो 3 साल का होता है, 3 ईयर डिग्री कोर्स में एनरोल होते थे बच्चे, लेकिन अब जो डिग्री कोर्स है वो 2 साल का भी हो सकता है, जिसमें कि सेकेंड ईयर प्योरली रिसर्च को डिवोटेड होगी एंड
डिग्री कोर्स कैन ऑल्सो बी ऑफ 4 years। 4 साल का जो डिग्री कोर्स है उसमें जो लास्ट ईयर है वो रिसर्च को दिया जाएगा, और लास्ट ईयर में मास्टर्स प्रोग्राम भी एक स्टूडेंट कर सकता है। एक है हमारे पास इंटीग्रेटेड 5 years बैचलर्स मास्टर प्रोग्राम। इसके अंदर 3 साल की डिग्री कोर्स होगी और 1 साल का मास्टर्स, और लास्ट वाले साल में रिसर्च वर्क एक स्टूडेंट अंडरटेक कर सकता है। और जिसने इंटीग्रेटेड 5 years बैचलर प्रोग्राम कर लिया वो पीएचडी में बहुत इजीली एनरोल हो सकता है। यहाँ पर कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एनईपी ने हमारे हायर एजुकेशन में लागू की हैं। दैट इज़ कॉलेज डिग्री विल बी ऑफ 3 और 4 years। फर्स्ट ईयर अगर एक स्टूडेंट क्लियर करता है देन ही विल बी अवॉर्डेड बाय अ सर्टिफिकेट। सेकेंड ईयर विल बी अवॉर्डेड बाय डिप्लोमा। अगर हम कंसिडर करें कि एक स्टूडेंट ने पहला साल कंप्लीट करके किसी भी वजह से उसकी पढ़ाई छूट गई ग्रेजुएशन में, तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकेंड ईयर में अगर उसका कंप्लीट होता है दैट विल बी अवॉर्डेड बाय अ डिप्लोमा। थर्ड ईयर अगर एक स्टूडेंट प्रॉपर कंप्लीट कर लेता है देन ही विल बी अवॉर्डेड अ डिग्री। दैट्स वाई दिस इज नोन एज डिग्री कोर्स। 3 साल का जो डिग्री कोर्स है वो स्टूडेंट्स जो करते हैं वो हायर एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। तो हायर एजुकेशन के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि 4 साल का डिग्री कोर्स करना ज़रूरी है। टू परस्यू हायर एजुकेशन अ 4 year डिग्री कोर्स इज नीडेड। द 4th year विल बी मास्टर डिग्री। एमफिल कोर्स को पूरी तरह से एनईपी ने हटा दिया है। मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट बहुत इजीली पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं। Students desiring to pursue other courses can switch by taking break for limited period in between। जैसे हम लोग अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लाइक हम बीएससी कर रहे हैं, सेकेंड ईयर के बाद हमारा मन है कुछ और कोर्स करने का, लाइक कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स कर लें, तो सेकेंड ईयर को ब्रेक देके एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, यूनिवर्सिटीज डिसाइड करेंगी। तो सेकेंड ईयर तक बीएससी छोड़कर उसको ब्रेक लगाकर हम कोई और कोर्स भी कर सकते हैं, और जब हमारे पास वो लिमिटेड टाइम पूरा हो जाता है देन हम अपनी बीएससी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ई कोर्सेज स्टार्ट होंगे रीजनल लैंग्वेजेस में। जैसा कि प्रॉब्लम थी हायर एजुकेशन कुछ बच्चों को, जैसे कि इंग्लिश में ही अपनी पूरी हायर एजुकेशन है, तो वो प्रॉब्लम होती थी कि बच्चे नहीं समझ पाते थे कि हमारा जो सिलेबस है वो कहाँ जा रहा है। तो रीजनल लैंग्वेज बहुत आसान होती है समझनी, तो जो भी ई कोर्सेज हैं रिलेटेड टू हायर एजुकेशन वो रीजनल लैंग्वेज में भी स्टार्ट होंगे। वर्चुअल लैब्स खोली जाएंगी क्योंकि अभी कोविड कंडीशन चल रही है, सो वर्चुअल लैब्स बहुत ज़रूरी हैं। और कुछ जो बच्चे रूरल एरियाज़ में रहते हैं जो कॉलेज रेगुलर नहीं आ पाते हैं, ई कोर्स की मदद से अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर सकेंगे। और साइंस और बाकी और फील्ड्स में जब लैब्स की ज़रूरत होती है तो बच्चे अगर नहीं आ पा रहे हैं तो वर्चुअल लैब की हेल्प से वो अपने कोर्स को कंप्लीट ईजिली कर लेंगे। देर आर अबाउट 45,000 कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री। हमारी कंट्री में 45,000 कॉलेजेस हैं, और जिनमें कि गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। और ये सारे जितने भी अपने कॉलेजेस हैं उन सबके सेम रूल्स होंगे। मीन्स ये जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनईपी के अंडर जितने भी कॉलेजेस आ रहे हैं सबके रूल्स सेम होंगे, लाइक एडमिशन रूल्स और ट्रांसफ़र रूल्स उनके जो भी हैं इस तरह से सेम होंगे। अब नाउ कम्स एनईपी रिसर्च एंड हायर एजुकेशन इंटरनेशनलाइजेशन। इंडिया ने इस बार जैसे कि प्रोवाइड किया है मोबिलिटी टू स्टूडेंट्स इन इंडिया एंड आउटसाइड द इंडिया। वो कैसे होता है, जैसे कि एक स्टूडेंट अगर स्कूल में पढ़ रहा है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अगर वो जा रहा है तो हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके उसका रिजल्ट बीच में दूसरे स्कूल में हम उसके ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उसी तरह से इंडिया में अगर एक स्टूडेंट हायर एजुकेशन ले रहा है तो वो अब्रॉड में भी जा सकता है और अपने वही सर्टिफिकेट्स और अपने क्रेडिट्स को लेके वो अब्रॉड में एडमिशन ले सकता है। तो ये प्रोसेस बहुत ईजी कर दिया गया है एनईपी में। रिसर्च, टीचिंग कोलैबोरेशंस एंड फैकल्टी स्टूडेंट एक्सचेंज, प्रोफेसर फैकल्टी एक्सचेंज, रिसर्च और ट्रेनिंग एक्सचेंजेस भी अब फॉरेन इंस्टीट्यूशन के साथ ईजी हो जाएंगे इंडिया के। ठीक है, नाउ हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज विल बी इनकरेज टू सेटअप कैंपस इन अदर कंट्रीज। इंडिया में जो हाई स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक हम कह सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कुछ साउथ में भी अपनी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अगर चाहें तो अदर कंट्रीज़ में भी अपना सेटअप कैंपस को सेटअप कर सकती हैं। उसी तरह से वर्ल्ड में जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में भी अपने आप को सेटअप कर सकती हैं। उसके हमें फ्रीडम एनईपी ने दे दिया है। नाउ इनोवेशन पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन कम्स। Despite this critical importance of research, the research and innovation investment in India is at current। इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है रिसर्च और इनोवेशन में वो सिर्फ 0.69% है हमारी जीडीपी का। और अगर यूनाइटेड स्टेट्स
कंपेयर करते हैं तो वो है 2.8 यूनाइटेड स्टेट्स में, इसराइल में है 4.3% और साउथ कोरिया में है 4.2%। इन सारी कंट्री से, 3 कंट्री से अगर कंपेयर करें तो हमारा सिर्फ 0.69% है, जो कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। ऑन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019, जैसा कि इंडिया की रैंकिंग थी 52 और चाइना की है 14, तो अभी इंडिया काफ़ी पीछे है, जिसको हमें पूरा करना है। तो हम एस्पायर करते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में इंडिया 14 पर तो नहीं तो एटलीस्ट 25, टॉप 25 की लिस्ट में तो आ ही सकता है। फ्रॉम अ बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव, NEP कैन बी टेकन एज इनेबलर ऑफ इनोवेशन, रिसर्च इन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज अलॉन्ग विद इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल साइंसेज। हमें पता है साइंस में बहुत रिसर्च होते हैं, सोशल साइंस में भी काफ़ी रिसर्च होते हैं, लेकिन आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ पीछे रह जाते हैं। तो उनको भी प्रोसीड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रोसेसेस और पॉलिसीज़ चलाई जाएंगी। हाउ टू थिंक क्रिटिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम, हाउ टू बी क्रिएटिव एंड मल्टीडिसिप्लिनरी, एंड हाउ टू इनोवेट, अडेप्ट एंड अब्सॉर्ब न्यू मटेरियल इन द नोवेल एंड चेंजिंग फील्ड। ये पॉलिसी उस बारे में भी बात करती है। ये पॉलिसी हायर एजुकेशन institutes will focus on research and innovation by setting up startup incubation centers। एक incubation center start होंगे, teaching technology development center start होंगे, centers in frontier area of research start होंगे, greater industry academic linkages। ये बहुत important है कि industry से academic को link करना, क्योंकि हम जो study कर रहे हैं वो हमें नहीं पता। स्टूडेंट से अगर हम पूछे बेटा आपने साइंस लिया है, तो उसको नहीं पता कि आगे चल के उसको क्या करना है। उस साइंस जो उस फिजिक्स के फॉर्मूले या केमिस्ट्री के जो केमिकल फॉर्मूले से वो आगे क्या यूज़ करेगा अपनी लाइफ में, वो चीज़ें स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फोकस करेंगे कि इंडस्ट्री से एकेडमिक को किस तरह से हम लिंक कर सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इंक्लूडिंग ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस रिसर्चेस। सो द कंक्लूडिंग रिमार्क इज NEP 2020 has a balanced and inclusive outlook and is believed to have surreal effects, especially on higher education, which is going to draw a new roadmap for young minds. The stage has been set to embark on the journey and galloping towards a new horizon, triumphing overall adversaries. So हम कह सकते हैं कि अभी हमने टारगेट्स अचीव नहीं किए, but yet the ball has been set rolling. थैंक यू सो मच। अब मैं अनीता मैम को बुलाऊंगी कि वो आए और हमारे इस लेक्चर को, वेबिनार को समराइज करें। अनीता मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू स्नेह मैम। जैसा कि स्नेह मैम ने रिसर्च, नवाचार और रैंकिंग के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया, मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं। क्षेत्रीय भाषा पर विशेष ध्यान दिया गया है, 10वीं का बोर्ड बिल्कुल ही हटा दिया गया है, MPhil खत्म कर दिया गया है। इसमें मैम ने बताया पुराने समय की जो पद्धति थी वो रटन पद्धति थी, अतः हायर एजुकेशन में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% का लक्ष्य तय किया गया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को अवश्य ही पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।